नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार वानखेड़े और स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग। आज हम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी ऐतिहासिक जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे महान सम्राट थे दोस्तों, जिन्होंने अखंड भारत के जो टुकड़े थे उन सभी टुकड़ों को एक करके अखंड भारत पर राज किया था। वो एक ऐसे प्रथम सम्राट थे जिन्होंने सबसे पहले पूरे भारतवर्ष पर राज किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है दोस्तों 345 ईसा पूर्व में हुआ। उन्होंने भारत पर राज 321 से लेकर 297 ईसा पूर्व इस वक्त तक इन्होंने भारत पर राज किया। इस वक्त ये भारत के महान सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यही वो राजा थे उस दौर के जो पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल हुए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 321 ईसा पूर्व से उन्होंने 24 साल तक शासन किया था। भारतीय तिथिक्रम के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का शासन ईसा पूर्व 15 से 34 से आरंभ होता है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में सम्राट चंद्रगुप्त को दर्शाने वाली शिल्प चित्र हमें दिखाई देती है। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि यह शिल्प चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु को दर्शाती है। कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। पिपलीवन गणराज्य यानी कि वर्तमान गोरखपुर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। दोस्तों, इनका मृत्यु जो है 298 ईसा पूर्व में हुआ। लगभग इनका जीवन काल 47 to 48 ईयर तक था। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में ही इनकी मृत्यु हुई। जातीयता शाक्य मौर्य, इनकी पदवी जो है मौर्य थी और उनके उत्तराधिकारी जो है सम्राट बिंदुसार थे और धार्मिक मान्यता जैन धर्म से मोक्ष प्राप्ति उन्होंने ली थी। जीवन साथी महापद्मानंद की बेटी दुर्धरा और हेलेना सेल्यूकस की पुत्री थी। बच्चे बिंदुसार मौर्य, माता पिता महारानी माधुरा उर्फ मूरा और महाराज चंद्रवर्धन मौर्य। और इन्हें जहाँ पे दफन किया था दोस्तों, वह जगह का नाम है श्रवण बेलगोला, कर्नाटक, मैसूर चंद्रगिरी पर्वत के निकट। चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख लैटिन लेखों में भी क्रमशः है, सेंड्रोकोटस और एंडोकोटस के नाम से है। हम सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक प्राचीन भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण सम्राट थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन संभालने से पहले सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था और 324 ईसा पूर्व में उसकी सेना में विद्रोह की वजह से आगे का अभियान छोड़ दिया, जिससे भारत ग्रीक और स्थानीय शासकों द्वारा शासित भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्रों की विरासत सीधे तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संभाली। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन संभालने से पहले सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य, जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी हम जानते हैं, जो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी थे, इनके साथ एक नया साम्राज्य बनाया, राज्य चक्र के सिद्धांतों को लागू किया, एक बड़ी सेना का निर्माण किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा। दोस्तों, भारत पर सिकंदर के आक्रमण के समय समस्त उत्तर भारत धनानंद द्वारा शासित था। चाणक्य तथा चंद्रगुप्त ने नंद वंश को समाप्त करने का निश्चय किया। अपने उद्देश्य में सफल होने हेतु चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक विशाल विजय वाहिनी का प्रबंध किया। ब्राह्मण ग्रंथों में नंदोन्मूलन का श्रेय चाणक्य को दिया गया है। अर्थशास्त्र में कहा है कि सैनिकों की भर्ती चोरों, म्लेच्छों, आठविकों तथा शस्त्रोपजीवी श्रेणियों से करनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था और उसी तरह उन्होंने की थी। चंद्रगुप्त की सेना में शैव, यवन, किरात, कंबोज, पारसी तथा वल्लीक भी रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। प्लूटार्क के अनुसार सांद्रोकोतस ने संपूर्ण भारत को 6 लाख सैनिकों की विशाल सैनिकों के द्वारा जीतकर अपने अधीन कर लिया था। पर इतिहासकार जस्टिन के मत से भारत चंद्रगुप्त के अधिकार में था। उस दौर में चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी स्थिति पंजाब में सुदृढ़ की। उसका यवनों के विरुद्ध स्वातंत्र युद्ध संभवतः सिकंदर की मृत्यु के कुछ ही समय बाद आरंभ हो गया था। जस्टिन के अनुसार सिकंदर की मृत्यु उपरांत भारत ने सांद्रोकोतस के नेतृत्व में रास्ता के बंधन को तोड़ फेंका तथा यवन राज्यपालों को मार डाला। चंद्रगुप्त ने यवनों के विरुद्ध अभियान लगभग 323 ईसा पूर्व में आरंभ किया होगा, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। किंतु उन्हें इस अभियान में पूर्ण सफलता 317 ईसा पूर्व या उसके बाद मिली होगी, क्योंकि इसी वर्ष पश्चिम पंजाब के शासक क्षत्रप युधिष्ठिर ने अपने सेनाओं के सहित भारत छोड़ा। चंद्रगुप्त के यवन युद्ध के बारे में विस्तार से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पर इस सफलता की वजह से उन्हें पंजाब और सिंध के प्रांत मिल गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण युद्ध धनानंद के साथ उत्तराधिकार के लिए हुआ था।
जस्टिन एवं प्लूटार्क के उक्तों में स्पष्ट है कि सिकंदर के भारत अभियान के समय चंद्रगुप्त ने उसे नंदों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भड़काया था, किंतु किशोर चंद्रगुप्त के व्यवहार ने यवन विजेता को क्रुद्ध कर दिया था। भारतीय साहित्यिक परंपरा से लगता है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य के प्रति नंदराज अत्यंत असहिष्णु रह चुके थे। महावंश टीका के एक उल्लेख से लगता है कि चंद्रगुप्त ने आरंभ में नंद साम्राज्य के मध्य भाग पर आक्रमण किया, किंतु शीघ्र ही उन्हें अपनी त्रुटि का पता चला और उन्होंने आक्रमण सीमांत प्रदेशों से आरंभ किया। अंत में पाटलिपुत्र को उन्होंने घेर लिया और धनानंद को मार डाला। इसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में भी किया। मामूलनार नामक प्राचीन तमिल लेखक ने मौर्य आक्रमणों का उल्लेख किया है। इसकी पुष्टि अन्य भी प्राचीन तमिल ग्रंथों से होती है। चंद्रगुप्त मौर्य की आक्रामक सेना में युद्ध प्रिय कौशल लोग सम्मिलित थे। मैसूर से उपलब्ध कुछ अभिलेखों से शिकारपुर तालुक के अंतर्गत नागरखंड की रक्षा करने का उल्लेख मिलता है। ये लेख 14वीं शताब्दी का है, लेकिन इसकी सिर्फ इतिहासकारों ने यहाँ पे पुष्टि की थी। चंद्रगुप्त का अंतिम युद्ध सिकंदर के पूर्व सेनापति तथा उसके समकालीन सीरिया के ग्रीक सम्राट सेल्यूकस के साथ हुआ। इसकी पुष्टि ग्रीक इतिहासकार जस्टिन के उल्लेख से प्रमाणित होता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस को उसके स्वामी के सुविस्तृत साम्राज्य का पूर्वी भाग उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ। सेल्यूकस 305 ईसा पूर्व के लगभग सिंधु के किनारे उसका राज्य उपस्थित था। ग्रीक राइटर ने इस युद्ध का वर्णन अच्छे से नहीं किया है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति के सामने सेल्यूकस को झुकना पड़ा था और इस वक्त समझौते के तौर पर सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को विवाह में एक यवन कुमारी तथा एरिया, एकाकोसिया, परोपनिस्दार यानी कि काबुल और गेंद्रोसिया यानी कि बलूचिस्तान ऐसे प्रांत देकर उनके साथ समझौता किया और इसके बदले चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट में दिए थे। अभी जो बताए गए प्रांत है उनका मौर्य एवं उसके उत्तराधिकारी शासनांतर के कंद द्वार से प्राप्त शासकों अशोक के द्विभाषी लेख से सिद्ध हुआ है। चंद्रगुप्त का प्राय संपूर्ण राज्यकाल युद्ध द्वारा साम्राज्य विस्तार करने में बीता होगा। श्रवण बेलगोला से मिले शिलालेखों के अनुसार चंद्रगुप्त अपने अंतिम दिनों में पितृमत के अनुसार जैन मुनि हो गए थे। चंद्रगुप्त अंतिम मुकुटधारी मुनि हुए, उनके बाद और कोई मुकुटधारी शासक दिगंबर मुनि नहीं हुए। अंत में चंद्रगुप्त का जैन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। चंद्रगुप्त मौर्य स्वामी भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला में चले गए। वही उन्होंने उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। श्रवण बेलगोल में जिस पहाड़ी पर वे रहते थे उसका नाम चंद्रगिरी और वही उनका बनवाया गया है चंद्रगुप्त बस्ती नामक मंदिर है, जो बहुत ही बड़ा मंदिर है। तो इस प्रकार यहाँ पे तो दोस्तों ये वीडियो जो है यही पे एंड होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, राम राम।